हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। टुडेज सेशन विल बी बेस्ड अपॉन न्यू इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 3। हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको एक भी इलस्ट्रेशन मिस नहीं करनी है। टुडे वी विल बी डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 3। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारी जो मॉडल में है वो क्या है, आइए फटाफट से देखते हैं। ये है लिमिटिंग फैक्टर और ऑप्टिमम मिक्स के ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन, जो कि काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है। अभी इस इलस्ट्रेशन के अंदर खास बात क्या है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दो पॉइंट है। पहली बात तो मतलब ये पार्ट में बटा हुआ है क्वेश्चन, दो पार्ट्स में क्वेश्चन है और दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हमारे सामने बैठते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, मैन्युफैक्चर है 3 प्रोडक्ट, ए बी और सी। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं और उनका प्रोसेसिंग टाइम और सेल्स अलग अलग है। जब भी की फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, यू मस्ट नो एट दिस फाइनल लेवल। आपको तो पता ही होगी बात, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन की फैक्टर का कौन सा नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा है लिमिटिंग फैक्टर का है, हमको भी पता है, बट इन क्वेश्चन पेपर ये मेंशन नहीं होगा हमारे सामने। जब एग्जामिनेशन का पेपर रियल वाला आएगा तो ये मेंशन नहीं होगा। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोगों को कैसे काम करना है, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो, आपको एक बात ये समझनी है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और आंत्रप्रनोर मतलब ओनर, इन दोनों को छोड़ के लैंड और लेबर अगर कम है या मटेरियल कम है या ऐसा कोई भी फैक्टर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, अगर वो लिमिटेड है, पहली बात द रिसोर्स इज लिमिटेड, एंड सेकेंड चीज हैव मल्टीपल यूसेज। खाली लिमिटेड होने से मतलब नहीं, लिमिटेड तो हमेशा ही होगा, लेकिन अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं तो ही जाके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी, दैट मींस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आई होप आपके ये बात फाइनल लेवल पे ऑलरेडी पता थी, बट मैं आपकी स्किल एनहांस कर रहा हूँ थोड़ी सी और याद दिला के। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास कोई ऐसा ऐसा फैक्टर है जो लिमिटेड भी है प्लस जिसके मल्टीपल यूज है। सर मल्टीपल यूज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं मटेरियल का एग्जांपल लेता हूं, तो एक ही मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। दैट मींस इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, मल्टीपल यूजेस। ठीक है, अगर लेबर की बात करूं तो वो स्किल्ड लेबर है और उस तीनों में से कोई भी, जैसे ए बी और सी, यहाँ पे मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, तो मेरी लेबर तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है। इट कैन इधर मैन्युफैक्चर ए बी और सी। तो मतलब वो कॉमन है, इट हैज मल्टीपल यूज केस। तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होगी जब भी मेरा डिसीजन की फैक्टर की तरफ जाएगा। चलो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एनुअल सेल दे रखी है 6000, 6000 और 750 यूनिट्स हैं। सेलिंग प्राइस 20, 31 और 39। ओके, यूनिट कॉस्ट 18, 24 और 30। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस और यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको एक बार याद रखनी है कि सेलिंग प्राइस और यूनिट कॉस्ट में जब आप यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर कर रहे हो, तो ये भले से आप समझ लेना कि ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट कॉस्ट जो है वो अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि टोटल कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है। तो कोई भी बच्चा अगर मैनेज करके सोच रहा है कि यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन 2 निकाल लूंगा, तो अभी खैर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। द फर्म वर्किंग एट फुल कैपेसिटी 13,500 वर्किंग आवर्स पर ईयर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर ऑब्जर्व्ड टू कॉस्ट बाय चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देखो यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। दिस पॉइंट से कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों मिला हुआ है। दैट मींस ये यूनिट कॉस्ट जो है हमारी, इसके अंदर दोनों चीजें मिली हुई हैं। यही मैंने आपको बताया। तो कैश नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। पेपर के अंदर इसके देखने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, बट यस आपको एक बार और करना है मेरे कराने के बाद। बी कैटेगरी आप इसमें मार्क कर लेना। अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको एक बात और ध्यान रखनी, कैश नंबर 1 दिस यूनिट कॉस्ट, कैश नंबर 1 C1। अब इसे मैं आपको कैच भी मार्क करते जाऊंगा बड़े क्वेश्चंस में। छोटों में जैसे फर्स्ट और सेकंड छोटे थे तो उसमें जरूरत नहीं थी। अभी थर्ड क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आधा घंटा अराउंड हमारा ले जाए। कैश नंबर 1 ये है कि ये जो यूनिट कॉस्ट है इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट बेसिस के ऊपर ही फिक्स कॉस्ट भी अपोर्शन करके जोड़ रखी है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दिस पोजीशन फुल्ली अब्सॉर्ब द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो बेसिक सी बात ये, यूनिट कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। अच्छा, द प्रोसेसिंग टाइम कैन बी स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन टू अनदर। समझा आप मेरी बात को। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि लिमिटेड और मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, यहाँ ये तो बता ही दिया कि लिमिटेड है। सर लिमिटेड है बताएगा कैसे, लिमिटेड है बताएगा ऐसे कि हमें दे देगा कि भाई मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे दूसरी चीज समझो। दूसरी चीज ये है कि प्रोसेसिंग टाइम कैन बी स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, मतलब इसके मल्टीपल यूजेस है। और मल्टीपल यूजेस आपके पास आते ही बेटा आप समझ लेना कि आप
की फैक्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, ओके, यहां तक डन है। ठीक है, इसके बाद अज्यूमिंग दैट, ये तो हो गया, द डिमांड एट करेक्ट सेलिंग प्राइस, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ऊपर 20,000, सॉरी 20,3139, इसके बेस के ऊपर प्रोडक्ट ए की डिमांड 11,000 यूनिट है, 8,000 और 2,000। अभी देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग बना पा रहे हैं केवल 6,000 और 750, बट द डिमांड इज फॉर 11,000, 8,000 एंड 2,000। तो टोटल डिमांड हमारी कितने रुपए की, कितने यूनिट्स की है? टोटल डिमांड हमारी 21,000 यूनिट्स की है, 21,000 यूनिट्स की, बट हमारे पास कैपेसिटी केवल 13,500 घंटे की ही है। तो हमारे पास 13,500 घंटे अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये यूनिट बन रही है। तो कितनी यूनिट बन रही है? 6,000, 6,000 और 750। तो मतलब हमारे पास अभी 13,500 घंटों में 12,750 यूनिट ही बन पा रही है, लेकिन डिमांड हमारी 21,000 की है। ओके, दैट्स ओके। अभी तक हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। हमें पता चल गया कि ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है एक, और इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आओ आगे लिखा है, द सेलिंग प्राइस इज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, मतलब हमें सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग पीरियड एंड टू इंडिकेट द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट दैट अ प्रोग्राम शुड यील्ड। इन एडिशन आइडेंटिफाई द शैडो प्राइस ऑफ द प्रोसेसिंग आर। ठीक है, हमें यह बोला गया है कि अभी आपको ये बताना है कि ये बताओ, अगर मैं बेस्ट प्रोग्राम ढूंढना चाहूं या बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स ढूंढना चाहूं तो वो क्या होगा, और उस बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स का ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसे बेटर है, मतलब अभी जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना प्रॉफिट हमारा बढ़ा देगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमें दो काम करने हैं। पहला ऑप्टिमम मिक्स निकालना है, और फिर उस मिक्स को कंपेयर करना है विद द करंट सिचुएशन, सो दैट वी कैन फाइंड द बेटरमेंट दैट वी हैव मेड बाय इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। और एक शैडो प्राइस करके भी कॉन्सेप्ट है जो हमको निकालना है, बहुत सिंपल है वो, तो मैं आपको बता दूंगा। चलो अभी देखो, अभी सबसे पहली चीज आपको जो करनी है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले चाहिए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट का बाइफरकेशन हो सके। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला जाए? अभी आपको यूनिट कॉस्ट 18, 24 और 30 दी हुई है। ठीक है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का 200% अपोर्शन किया गया है। दैट मींस अगर मेरा टीसी मैं बोलता हूं वीसी प्लस एफसी होता है, और अगर मैं वीसी को एक्स मान लूं तो मेरा एफसी 2x हो जाएगा। तो मतलब 3x इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, 3x इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो गया। तो अगर मैं ये सॉरी टोटल कॉस्ट हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं वीसी इक्वल टू टीसी डिवाइड बाय 3, तो भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन मैं सिद्ध कर चुका हूं। आइए मैं आपको डिटेल में यही बात समझा देता हूं पहले। ठीक है, कंपटीशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इसको वर्किंग नोट भी लिख सकते हो चाहो तो। देखो क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, लेट वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स। हम लोग सबसे पहले एक्स मान लेते हैं, हालांकि बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन बना के काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट का 200% है फिक्स कॉस्ट, दैट मींस मैं 200% ऑफ एफसी लिख सकता हूं इसको, सॉरी 200% ऑफ वीसी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना, अगर मैं वीसी को एक्स मान रहा हूं तो ये 2x हो जाएगा। दैट मींस मेरे पास टीसी टोटल है 3x। तो x का वैल्यू निकालने के लिए टीसी डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, x करूंगा, सॉरी 3 करूंगा। देखो टीसी मेरे को दिया हुआ है 18, तो मैं ऐसे करके 3 डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। किताब के अंदर जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर खाली 1/3 लिखा है आपकी किताब में। 1/3 कहां से आया, गॉड नोस, किसी को नहीं पता 1/3 कहां से आया। बट आई एम टेलिंग यू हियर कि 1/3 कहां से आया, और ध्यान से आप समझ लेंगे 1/3 कोई अब देखो ये तो बात पक्की है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होती है सर। दैट इज वाई ये 1/3 तो रहेगा। अगर मैं ना 1/3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 1/3 है, जैसे टीसी डिवाइड बाय 3 आया तो 1/3 हो गया, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज नहीं होता। बट आप ये समझो, आप जा रहे हो थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स, तो एक कोइंसिडेंस है कि ए से बी आने पे भी 1/3 ही है, बी से सी जाने पे भी 1/3 ही है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट आ गई 6 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए। इसी तरीके से आप फिक्स कॉस्ट किसी भी एक की निकाल लो। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट आप किसी भी एक की निकाल लोगे, वैसे दूसरे के भी निकाल लोगे, वैसे तीसरे के भी निकाल लोगे। तो मैं आपको फिक्स कॉस्ट भी बता देता हूँ। अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट 18 है, जिसमें से 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है ए की। अब देखो ए बी और सी मैंने तीनों की अलग अलग निकाला है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, लिखा भी है फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी। मैंने तीनों की वेरिएबल कॉस्ट निकाली, अभी फिक्स भी निकाल लेता हूँ। देखो वेरिएबल कॉस्ट अगर 6 है और टोटल कॉस्ट मेरी 18 है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट 12 बैठी। राइट सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, 12 रुपए बैठ गए फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है कि वो पर यूनिट में तो चेंज हो सकती है, पर यूनिट चेंजेस, बट वो टोटलिटी में चेंज कभी भी नहीं होती। दैट इज वाई हम लोगों को टोटल निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट को। तो इसकी यूनिट कितनी थी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल जाएगी।
तो इसकी यूनिट कितनी थी सर? इसकी यूनिट थी हमारे पास में 12 रुपए तो हमारा पर यूनिट आ गया, ठीक है जी। और हमारी इसका 6,000 यूनिट था हमारे पास, राइट। तो हमारा 72,000 रुपए का टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। समझे मेरी बात को? कहते हैं हाँ सर हमको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसी तरह आप बाकी भी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। अगर होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट डाउन करके कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, इस जगह पे पर्टिकुलरली आ रही है, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि 96,000 कैसा आया, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 96,000 बहुत सिंपल तरीके से आया। आपने 12 रुपए फिक्स कॉस्ट निकाला, आपका यूनिट 6,000 था। आप जानते हैं कि जो 6,000 पे फिक्स कॉस्ट है वो सब जगह फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 12 हो जाएगा। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 72,000 आ जाएगा। 1200 नहीं होगा, 12 होगा केवल, ठीक है। तो 72,000 आ जाएगा। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 6,000 यूनिट, इसकी भी क्योंकि 6,000 ही थी, करंट यूनिट ही लेनी है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6,000 तो 96,000 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इसकी 20 आई, 750 यूनिट के हिसाब से 15,000 आई। टोटल फिक्स कॉस्ट 1,83,000 आई। अब देखो मैंने ये अभी करंट लेवल पे क्यों निकाला, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बोला कि मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। डेट मीन्स फिक्स कॉस्ट अगर चेंज नहीं होगी तो जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है वो मैं चाहे 6,000 यूनिट बनाऊं चाहे 11 बनाऊं, वो सेम ही रहती है हर लेवल पे। आप ये बात जानते हो। जब तक उसका कोई लॉजिकल रीजन ना दिया जाए वो चेंज नहीं होती है। ये मैंने आपको सारी चीजें रिवीजन में बताई भी है पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर में रिवीजन का लिया था, देन हमने सेकंड लेक्चर जो लिया वो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये वाली, फिर 2, और देन हमने अब आज 3 वाला अपना इलस्ट्रेशन करा है लेक्चर नंबर 4 में। आओ वापस आ जाते हैं। अभी हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट निकाली, टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट आई 1,83,000, ठीक है। अभी की फैक्टर वाले क्वेश्चंस में याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको रैंकिंग निकालनी है ना। और रैंकिंग किस बेस पे निकालनी है? कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर रैंकिंग नहीं निकालनी है। उसका कारण ये है, मैंने आपको रिवीजन में भी समझाया था कि कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर रैंकिंग निकालने का जब लॉजिक बनता है, जब हमारे पास लिमिटेड फैक्टर ना हो। जब हमारे पास लिमिटेड फैक्टर होता है तो हम लोगों को उस लिमिटेड फैक्टर के पर यूनिट के ऊपर कितना यील्ड आ रहा है उस हिसाब से हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर क्या है? वर्किंग आवर्स, है ना। वर्किंग आवर लिमिटेड है तो हमें पर वर्किंग आवर निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर वर्किंग आवर। तो सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे, उसके हिसाब से रैंकिंग देंगे। तो फटाफट निकालते। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास 20, 31, 39 है। सेलिंग सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6, 8 और 10 हम लोग निकाल चुके वर्किंग नोट के अंदर। नाउ वी आर लेफ्ट विद कंट्रीब्यूशन 14, 23 और 29। अभी घंटे कितने चाहिए? तो देखो ए को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 घंटा, बी को बनाने के लिए भी 1 घंटा चाहिए, सी को बनाने के लिए 2 घंटा चाहिए। अगर आपने देखा हो तो कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर अगर आप रैंक करो, क्योंकि लिमिटेड चीज है तो हम लोग सबको पूरा पूरा नहीं बना सकते हैं, आप जानते भी हो ये बात। आपने अभी ऊपर देखा भी कि हम लोग 12,750 ही बना पा रहे हैं, लेकिन हमको 21,000 की डिमांड आई है। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा अबॉर्शन की। बेसिक सी बात यह है कि 13,500 घंटे हम लोगों को बेस्ट यूटिलाइज करने हैं, कि हम लोग ए बी और सी ऐसा बनाए कि वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आए। समझे आप मेरी बात को? यस सर हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप यहां से रैंकिंग दोगे ना तो आप ये पाओगे कि रैंक नंबर 1 तो सी को जानी चाहिए, रैंक नंबर 2 इसको जानी चाहिए और रैंक नंबर 3 इसको जानी चाहिए। बट यहीं पे आप गलती कर रहे हो। आपको रैंकिंग इस बेस पे नहीं देनी है, आपको देखना पड़ेगा लेबर आर कितने रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है। आप डिवाइड करोगे 14 डिवाइड बाय 1 गिव्स एस 14 डिवाइड बाय 1 23 डिवाइड बाय 1 23 29 डिवाइड बाय 2 14.5। अभी देखो पूरा गेम पलट गया। अभी आपने क्या देखा कि अभी आपकी रैंकिंग जो है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अगर मैं लेबर आर के हिसाब से देखूं, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा ले रहा है, इसी वजह से अगर मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर मेरा कितना हो गया? 14, 23 और 14.5। दैट मीन्स हालांकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये देता है, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर सबसे ज्यादा कम इसी का ही है। दैट मीन्स मैं कैटेगरी नंबर 1 में इसको रखूंगा, रैंकिंग नंबर 1 में अपनी इसको रखूंगा, सेकंड में इसको रखूंगा और थर्ड में इसको रखूंगा, ठीक है। समझे क्या मेरी बात को? यस सर हमको बिल्कुल समझ में आया करारे तरीके से। अगर 0.5 भी ना होता ना यहाँ पे तो ये सीधा थर्ड में जाता और 29 पॉइंट हमारा 2, हाँ 0.5 की वजह से देखो बच गया है, वरना तो सीधा नीचे जाता। अब हम लोग ये रैंकिंग यूज करके, ये रैंकिंग हमारी ऑप्टिमम जो हमारा प्रोडक्शन है वो बनाने में मदद करेगी, ठीक है सर। तो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो बनेगा वो इस रैंकिंग के ऊपर ही बनेगा। आओ फटाफट रैंकिंग के हिसाब से हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्शन बनाते हैं। देखो लेबर आर रिक्वायर्ड हमारे पास कितने हैं ये हमें देखना पड़ेगा डिमांड के हिसाब से। तो बेसिक सी बात ये है कि हमारी डिमांड कितने कितने यूनिट की थी सर? एक ही हमारे पास डिमांड थी कितने यूनिट की? 11, 8 और 2, 11, 8 और 2। तो एक बात समझो, लेबर आर पर यूनिट कितना चाहिए? एक चाहिए, यहाँ एक चाहिए, यहाँ दो चाहिए। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 11,000 बनाने के लिए 11,000 ही चाहिए।
यहाँ 8,000 बनाने के लिए 8,000 चाहिए, यहाँ 2,000 बनाने के लिए 4,000 चाहिए होगा। समझे अब मेरी बात को? ये सर हमको ये बात समझ में आई कि 11, 8 और 4 हमें ऐसे करके चाहिए रहेगा। अब देखो अलॉट कैसे करोगे, रैंकिंग वाइज करोगे, ऑब्वियसली बात है जिसको रैंक फर्स्ट मिला उसको सबसे पहले जितना चाहिए आर्स उतना दो। तो रैंक फर्स्ट किसको मिला? बी को मिला। बी को 8,000 घंटा चाहिए था, ले भाई तू 8,000 घंटा ले, एंजॉय कर पूरा, क्योंकि तेरे को रैंक 1 मिला है तो इसलिए तेरे को 8,000 हम लोग पूरा का पूरा दे देंगे। उसके बाद देखेंगे अभी हमारे पास कितने घंटे थे टोटल, 13,500 घंटा टोटल था, उसमें से 8,000 करके गया तो 13,500 माइनस 8,000 कितना बचा सर? 5,500 बचा। अभी 5,500 जो बचा, इस 5,500 को अलॉट हम लोग देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सी है। सी को कितना चाहिए रहेगा? 4 चाहिए, तो सी को 4 दो ना, क्योंकि 5,500 है हमारे पास तो हम इसको 4 दे देते हैं। तो 5,500 में से फिर हमने 4 दे दिया तो बचा 1,500। अभी 1,500 ही बचा है तो 1,500 ही किसके हिस्से में आएगा, किसके खाते में जाएगा? 1,500 1,500 विल बी अलॉटेड टू ए, बिकॉज हमारे पास और नहीं है रे। 11,000 चाहिए तेरे को लेकिन नहीं है रे, 1,500 ही है। तो समझ लो ए बी और सी तीन बच्चे हैं, इसमें से सी जो है और बी जो है और ए है, तीनों ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बी है वो सीएमए फाइनल में है, सी जो है वो सीएमए इंटर में है, और ए जो है वो अभी सीएमए फाउंडेशन में है। तो आप किसके ऊपर पैसा लगाना चाहेंगे? तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं सबसे ज्यादा पैसा फाइनल वाले पे लगाऊंगा, क्योंकि वो बन के निकल जाएगा तो मेरे को फायदा ज्यादा देगा ना। तो इसी तरह आप समझो कि मैंने सारा का सारा पैसा, मान लो मेरे पास पैसा 13,500 ही था, तो 13,500 में से मैंने 8,000 फीस सीएमए फाइनल वाले को दे दी, 4,000 फीस इंटर वाले को दे दी, और 1,500 ही बचा। मैंने बोला भैया इसमें काम चला, तेरे को मुझको नहीं पता चला कि तू क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरे को फायदा ज्यादा नहीं देगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, अभी 1,500 घंटे आपने इसको दिया, इसको 8,000 दिया और इसको 4,000 दिया, तो 4,000 घंटे में इसका कितना यूनिट बनेगा? 2,000। ठीक है, 8,000 घंटों में इसका कितना यूनिट बनेगा? 8,000, क्योंकि एक ही घंटे में 1 यूनिट बन जाता है, इसका 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है और उसका 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 1,500 घंटे में 1,500 यूनिट बनेगा। बहुत सिंपल। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन लोग पहले निकाल चुके हैं, 14, 23, 29, तो 14, 23, 29 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसको पुट करो, 14, 23, 29, 14, 23, 29 निकालने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 263। इंडिविजुअल निकाल लेने का नहीं, इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। देखो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 14 और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 23, सबको जोड़ते चलो, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 29, सबको जोड़ोगे तो 2,63,000 करके आएगा। ठीक है, 263 आपका करके आएगा, तो 263 करके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल आया। अभी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से जो फिक्स कॉस्ट निकाला था टोटल 183, वो माइनस करने का, तो माइनस किया हमारे पास, तो हमारे पास प्रॉफिट आया 80,000 रुपए। क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहां तक हमें एकदम क्लियर हो गया बात। बहुत सिंपल चीज थी, हमने आराम से चीजों को करा और ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स करके बना दिया। ठीक है, अभी इसने हमसे क्वेश्चन ने यहीं पे खत्म कर देते हैं अभी, खाली अगर ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन होता, लेकिन क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि आप ये बताओ जो आपने प्रोग्राम इंडिकेट किया है उसके वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। भाई अगर इनके हिसाब से चला जाए, अगर मैं रैंकिंग ना निकालूं, मतलब मैंने आपको रिवीजन में भी समझाया था, व्हाट इफ यू डू नॉट फॉलो द रैंक्स ऑफ द की फैक्टर एनालिसिस, जो हमने रैंक निकाला अगर हम इन्हें फॉलो ना करते तो वो क्या करते? तो हम बेसिक सी बात ये है कि हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट ए बनाते, फिर प्रोडक्ट बी बनाते और फिर प्रोडक्ट सी बनाते, है ना? ऐसी तो करते जैसा रैंक बैठा है यहाँ पे। रैंक क्या बैठा? नहीं सॉरी, आई एम वेरी रियली रियली सॉरी, लेकिन आप एक बात समझेंगे कि अगर हम लोग प्रोडक्शन एनालिसिस नहीं करते तो हम लोग रैंकिंग कैसे करते? फिर हम लोग रैंकिंग बहुत सिंपल तरीके से करते। हम लोग देखो, रैंकिंग जो 13,500 का था वो कैसा भी करते ना हम लोग, उसमें दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो हमारा सेल यूनिट होता वो तो करंट वाला है। तो करंट वाला जो 13,500 है उसमें ए 6,000 था, बी 6,000 था और सी 750 था। उसने यही पूछा है कि करंट से कैसा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो देखो करंट में हम लोग बना रहे हैं ए का 6,000, बी का 6,000 और सी का 750। तो हमारा सेलिंग प्राइस इतना है, कॉन्ट्रीब्यूशन हम पहले निकाल चुके हैं 14, 23, 29, ये चेंज नहीं होता। कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज क्यों नहीं होता आप भी जानते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज क्वेश्चन में बोला नहीं है कि है। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस नॉट टू बी ऑल्टर्ड, दैट मींस अगर सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहने वाला है। जब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है तो मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही जैसे अभी निकाला टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट मेरा सेम रहेगा, मैं माइनस करूंगा तो अभी मेरे को 6,650 सॉरी 750 का कहीं ना कहीं जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मैं अपना प्लान इंप्लीमेंट कर लेता हूँ ये, तो मेरे को जो प्रॉफिट होगा ऑप्टिमम वाला वो होगा 80,000 का, अभी 60,000 का हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वुड यील्ड 19,950 एक्स्ट्रा रेवेन्यू। आप मेरी बात समझे क्या? यस सर, हमें बात समझ में आई कि अगर अभी हम लोग ये प्रोडक्शन प्लान छोड़ के नए वाला अपनाते हैं तो हमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा, विच इज 19,250 रुपए। ठीक है, अभी शेडो प्राइस पूछा हुआ है। नाउ शेडो प्राइस इज व्हाट? शेडो प्राइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप बोल सकते हो कि बेस्ट पॉसिबल। अगर आपको 1 घंटा और दे दिया जाए ना, आपके पास लेबर आ रही तो कम है, 13,500 ही तो है, आपके पास 13,500 का लेबर आ रहा है ना, तो अभी आप कुछ प्रोडक्शन जो कर सकते थे नहीं कर पाए। सर कितना नहीं कर पाए? देखो, हमने सी का 100% प्रोडक्शन किया, बी का 100% प्रोडक्शन किया, लेकिन अभी हम लोग ए का 100% नहीं कर पाए। अगर हमको एक और लेबर आवर मिलता है तो यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत है, तो मैं इसकी 1 यूनिट और बना पाऊंगा, राइट? ए की मैं 1 यूनिट और बना पाऊंगा, तो मेरे को 14 रुपए का एडिशनल एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सर फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करोगे क्या? नहीं बेटा, फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज द फिक्स कॉस्ट रिकवरी हैज ऑलरेडी बीन डन, इसी ऑप्टिमम मिक्स में वो डन हो चुका है। तो शैडो प्राइस का मतलब क्या है कि अगर एक और यूनिट आपको की फैक्टर का दे दिया जाए तो आप कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट या कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं। जनरली कॉन्ट्रीब्यूशन ही स्टेट करते हैं। वन मोर यूनिट ऑफ की फैक्टर वुड बिकम अवेलेबल, व्हाट वुड एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन वी वुड मेक। शेडो प्राइस का मतलब ये रहता है, ठीक है? तो शेडो प्राइस इज 14। क्यों? मैंने आपको बताया कि आपको एक और एडिशनल यूनिट अगर मिल जाता है तो ये आप 14 कमा पाओगे एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये 14 आपका शेडो प्राइस रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी कराया, अच्छी तरीके से भी कराने की कोशिश करी है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। देखो, मैंने आपको हर एक पॉसिबल कोशिश करी है सपोर्ट करने की थ्रू आउट द जर्नी। मैंने इंटर वाले बच्चों के लिए भी काफी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देन आईडीटीबी अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके सीए में बहुत एक तरीके से समझ लो आप हेल्प आउट किया है आपको कहीं ना कहीं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि एससीएम का जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ऑन योर रिक्वेस्ट ओनली, अभी मैं एसएफएम भी लेके आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एसएफएम का भी जल्दी अनाउंसमेंट में लेके आने वाला हूँ। और अभी देखो कितनी इलस्ट्रेशन हमारे पास बची हैं, बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन, जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये तो एक ऐसी इलस्ट्रेशन है, अभी से मैं मार्क करा दूं, ये ए इलस्ट्रेशन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए नहीं है, ये ए है फॉर जर्नल लाइफ। पेपर में आ जाएगी तो मुझे लगता नहीं कि सभी बच्चे इसको कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे इसको नॉर्मली भी नहीं करते, क्योंकि इलस्ट्रेशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट पॉइंट, और बहुत बड़ी है सेकंड पॉइंट, और इसमें मल्टीपल की फैक्टर्स हैं लिखा हुआ, भी देखो मल्टीपल की फैक्टर्स हैं। और थर्ड बात ये है कि ये मल्टीपल की फैक्टर होने के साथ साथ सॉल्यूशन जो किताब के अंदर दिया हुआ है वो भी थोड़ा ऐसा ट्रिकी सा है। इस वाले का भी सॉल्यूशन बहुत ट्रिकी है, मैंने तो आपको बहुत आराम से और अच्छी तरीके से समझाया, बट किताब में जो सोल्यूशन है वो बहुत ट्रिकी है, बहुत गंदा है, तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैं जैसे समझा रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगा सीखने में और समझने में। पीडीएफ चाहिए रहेगा तो कमेंट डाउन कर देना, पीडीएफ में आपका ग्रुप में डालूंगा तो लिंक भेजूंगा, लेकिन कमेंट आएगा जब भी डालूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। वो क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, मिस तो कोई सी भी नहीं करनी है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप समझते हो अगर आपने आपको कि आपको एससीएम आता है, आपने कहीं भी एक्सवाइजेड टीचर से क्लास लिया है और उसने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, समझ लेना लद्दर टीचर है। ठीक है, और अगर उसने कराया है और बुक से आंसर मैच नहीं कराया, बुक में आंसर ठीक है फाइनल, लेकिन वो जो वर्किंग है वो गलत है। अगर उसका आंसर किताब से मैच नहीं है और बोल रहा है कि क्या नाम है मेरा आंसर सही है किताब का गलत है, तो उसको मेरा सोल्यूशन दिखाना, एकदम ऑन पॉइंट मैच होगा किताब से, 1% भी किताब से इधर उधर नहीं होगा, समझे क्या? क्योंकि मेरा सॉल्यूशन ठीक है, हर तरीके से ठीक है, और किताब वाला क्या, कोई भी आके मेरे क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकता, आंसर को किताब से ज्यादा डिटेल तरीके से मैंने सॉल्व कराया ये क्वेश्चन। और मैं मानता हूँ जो बच्चा अच्छा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच उसको बढ़िया आती रहेगी, की फैक्टर समझेगा, वो ये इलस्ट्रेशन कर जाएगा। इसको तो आप ए जेड लगा लो, ए जेड का मतलब ये जेन जेन क्वेश्चन है एकदम। हालांकि रियल लाइफ में इसका ज्यादा इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनिमम 40 मिनट तो जाएगा एक स्टूडेंट का, तो इसलिए वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये 14 मार्क्स से ज्यादा का पूछ नहीं सकते मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन। दैट इज वाई 14 मार्क्स के लिए वो 40 नंबर तो आपको नहीं दे देंगे, सॉरी 40 नंबर कह रहे हैं, 40 मिनट तो नहीं देंगे ना, क्योंकि 3 ही घंटे का पेपर है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।